नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे कोडिन किसका पाप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैले कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के सिंडिकेट पर ईडी और एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने देश के कई शहरों में छापेमारी भी की, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल बाकी हैं कि इस जहरीले कफ सिरप को लेकर कितने किरदार हैं और कौन इसका मास्टरमाइंड है। उस तक एसआईटी की टीमें कब तक पहुंचेंगी, और इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। ये रिपोर्ट देखिए। कफ सिरप के काले कारोबार के कितने किरदार, कहां तक तार, 30 एफआईआर, 32 गिरफ्तार। सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ताबड़तोड़ छापेमारी में 1000 करोड़ की कालाबाजारी। एसआईटी ने रिमांड पर लिया बर्खास्त सिपाही। जहरीले कफ सिरप केस, देश भर में 25 ठिकानों पर रेड। आरोपी शुभम जायसवाल देश छोड़कर फरार। 55 घंटे की रिमांड। आलोक सिंह और अमित टाटा से एसआईटी की पूछताछ। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैले कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के सिंडिकेट पर ईडी और विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। इस सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने देश के कई शहरों में छापेमारी की है। वहीं गिरफ्तार मुख्य आरोपियों को एसआईटी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। ईडी की 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। ईडी ने कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में की गई। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा। आलोक सिंह इस सिंडिकेट के मुख्य आरोपी में से एक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने आईजीएलआर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में एसटीएफ एसएसपी सुशील धुले और एफएसडीए के सहायक आयुक्त अखिल जैन भी शामिल हैं। इस दौरान आपको बता दें, एसआईटी की टीम लखनऊ जेल पहुंची और सिंडिकेट से जुड़े मुख्य आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा को 55 घंटे की रिमांड पर लेकर निकली। नशीले कफ मामले में यूपी एसटीएफ को एक और सफलता मिली है। एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग मवैया के पास से 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा के रूप में हुई है, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी फॉर्म से संबंधित कुल 31 फॉर्म बरामद हुए हैं। ये आरोपी फेंसिडिल, कफ सिरप और कोडिन युक्त अन्य दवाओं का अवैध भंडारण और व्यापार करते थे। सीबीआई ने जुलाई में अमीनाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख से ज्यादा टैबलेट और 5700 बोतल कोडेन युक्त कफ सिरप जब्त किया था। इसमें अल्प्राजोपाम, ट्रेमाडोल और क्लोनाजोपाम की भारी मात्रा शामिल है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी तेज है। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि नशीला कफ सिरप उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं, अब पूरे देश का मुद्दा है। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़ने लगे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, अब उनका बुलडोजर कहाँ है? इन सब के बीच सवाल बड़ा है, कफ सिरप के काले कारोबार के कितने किरदार हैं? देखिए, पूरे अब कफ सिरप जो है मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का हो गया है। शर्मनाक स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें उतनी गति नहीं दिखा रही है। उसके हाथ में ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि उससे जुड़े अधिकारी, उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े उनकी पुलिस, सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। और जिस तरह से नाम आ रहे हैं और इशारा हो रहा है बार बार बड़े बड़े लोगों की तरफ, उसके कारण सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही। पूरे देश में चर्चा बना है कि योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब उनके बुलडोजर की चाबी खो गई है, उसमें पेट्रोल नहीं है, या उसकी पेट्रोल डीजल डलाने वाले ही खुद कफ सिरप बेच रहे थे। और इस कारण से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य राज्यों को तमाम
शराब के विकल्प के रूप में कई जगह ये कफ सिरप गया है। तो ये एक जघन्य अपराध है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ हुआ है और इस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही। ये सरकार की कमजोरी और अक्षमता को दिखाता है। जिस प्रकार से सारे लोग कि समाज सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जो लोग मदद करते या उनके कंपनी में, उनके अपने सामाजिक ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, तो संलिप्तता का भी आरोप उन्हीं पे है, उन्हीं की ओर इशारा हो रहा है और सरकार को चाहिए कि ढंग से जांच करे। और वहां तक एसआईटी कब पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है, वहीं देखने वाली बात ये होगी कि जांच की आंच आखिर कहां तक जाती है। कोडिन सिरप को लेकर जो है पूरे प्रदेश और देश के अंदर 25 जगह जो है छापेमारी हो रही है और ईडी की छापेमारी जो है लखनऊ के अंदर आलोक सिंह के घर के बाहर हो रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ईडी जो है आई हुई है और यहाँ पर ईडी सुबह से ही छापेमारी कर रही है और तमाम जो अधिकारी हैं ईडी के वो अंदर जो है दस्तावेज खंगाल रहे हैं और जो साक्ष्य मिले थे जो है बांग्लादेश और तमाम अन्य देशों से जो लेन देन के उसको भी खंगाल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस पूरे मामले में हुई है और इस बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में एक अहम हिस्सा जो है आलोक सिंह है और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है छापेमारी चल रही है और ऐसे में तमाम जो अन्य देश हैं जहां पर जो इस कफ सिरप को सप्लाई किया गया था वहां पर भी जो है सारे सबूत खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि कहां जो है प्रदेश के अंदर जो है आलोक सिंह और अजय टाटा के जो है द्वारा जो है वो कहां भेजा गया था ये कफ सिरप और कहां से किससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये सारी चीज़ें खाते जो है खंगाले जा रहे हैं और इन खाते खंगालने के बाद अगर बात की जाए तो तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएगी कि आखिर इनके साथ साथ और कौन भी तमाम जो वो लोग हैं जो इस पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं जिनको कुछ जो है ईडी जो है छापेमारी करी। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो साफ बताएगी कि आखिर कौन कौन से लोग जो हैं इसके पीछे हैं। तमाम और जो बातें हैं वो तब सामने निकल के आएंगी, पूरी छापेमारी हो जाएगी और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस छापेमारी के बाद ही सब कुछ साफ होगा कि आखिर आलोक और अजय सिंह टाटा के साथ कौन कौन और भी लोग शामिल हैं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामजी भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि कफ सिरप के कारोबार के कितने किरदार हैं, क्योंकि ये कारोबार जहीरा कारोबार कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, बड़े पैमाने पर इसे किया जा रहा था और इससे आपको बता दें सिस्टम के लोग ही इसमें जुड़े हुए। आप सोचिए कि लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी उसने तैयार कर ली, ईडी की टीम ने वहां पर छापा मारा है। अब तक ताबड़तोड़ छापेमारी की देश में बात करें तो 1000 करोड़ की कालाबाजारी सामने आ रही है। इससे बहुत बड़ी तादाद में पैसा है, इससे बहुत बड़ी तादाद वो नाम हैं जो जुड़े हुए हैं, जो ये जहरीला खेल खेल रहे थे। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इस काले कारोबार के कितने किरदार हैं और उन तक एसआईटी कब तक पहुंचेगी। फिलहाल ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ है। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है नाहिद अकील जी। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने। मनीष, सबसे पहले सीधे आपके पास रुक करते हैं। कफ सिरप के काले कारोबार के किरदार परत दर परत धीरे खुल रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस पैमाने पर यह कालाबाजारी चल रही थी, जिस पैमाने पर इससे जुड़े हुए लोग थे, क्या ईडी और एसआईटी क्या अभी तक वहां पहुंच पाई है या अभी भी बहुत बड़ी तादाद में चेहरे सामने आना बाकी है? फिलहाल ताजा अपडेट इस वक्त क्या है मनीष आपके पास? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए नशीले कफ सिरप को लेकर के तो इसका मामला जो है मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, जहां पर बच्चों की मौत का मामला सामने देखने को मिला, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है लगातार खुलने लगा। इसको लेकर के जब एफएसडीए की टीम ने जो है इसमें जांच पाई तो जांच में ये पूरा
नेक्सस जो है पूरा उत्तर प्रदेश से जुड़ता हुआ नजर आया। और सबसे अहम बात ये देखने को मिली, पूरा जौनपुर से जो है इस पूरे रैकेट को देखा जा रहा है। शुरुआती दौर में जिस प्रकार से अमित टाटा की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद जो है लगातार कई गिरफ्तारियां और भी की गई, और जहां पर इसमें शुरुआती दौर जिस प्रकार से एसटीएफ के द्वारा जो गिरफ्तारियों का दौर चलने लगा, उसमें जो है आलोक सिंह की अहम कड़ी देखने को मिला। जिस प्रकार से पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ जब उनकी फोटो आई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। वो हालांकि कोर्ट में पेश होने जा रहे थे, सिलेंडर होने जा रहे थे, उससे पहले ही एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और जिस प्रकार से आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब ये पूरा मामला जो है खुलने लगा और अमित टाटा और सभी से पूछताछ में, तो इसमें जो पैसे का जो फर्म जो बना करके जो है पूरा इस नेक्सस को देखा गया, तो उसमें हजारों करोड़ रुपए का जो है इसमें पूरा लेन देन का मामला दिखाई दिया, जिसमें फर्जी फर्मों के माध्यम से उनके अकाउंट खोल करके उसमें ये लेन देन की गई। उसके बाद जो है एसटीएफ ने पूरी रिपोर्ट जो प्रशासन को दी, उसके आधार पर जो है ये पूरा मामला जब पैसे से जुड़ता हुआ नजर आया, तब ईडी को पूरे मामले को दिया गया। ईडी ने फिर इस पर पूरा मामला दर्ज किया और शुरुआती दौर में जब आलोक सिंह को जो है उनके द्वारा जो है सम्मन दिया गया, घर पर नोटिस चिपकाई गई और साथ ही साथ पूरी इंक्वायरी उनके द्वारा की गई, तब उसके तहत जो आप ये देख सकते हैं कि आज करीब 25 ठिकानों पर जो है ईडी ने एक साथ छापेमारी की। और छापेमारी के अंतर्गत देखा जा सकता है जिसमें अहमदाबाद और रांची भी शामिल है। अब तक जो जानकारियां मिल रही थी कि मध्य प्रदेश है या नेपाल है, वहां तक की इनकी सप्लाई की बात सामने आ रही है। अब बिहार भी इस पूरी कड़ी में जुड़ गया है, अहमदाबाद जुड़ गया थी, जिसको लेकर के विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि अब ये उत्तर प्रदेश का मामला या कुछ अन्य देश का मामला नहीं क्या मनीष ये माने कि ये जहरीले कप सिरप का जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश है? क्योंकि लखनऊ, वाराणसी, रांची, मतलब तो जौनपुर, तमाम जगहों पर, सहारनपुर, तमाम जगहों पर छापेमारी हुई और कई जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, 30 एफआईआर, 32 गिरफ्तार हुए। इसका हेडक्वार्टर क्या उत्तर प्रदेश है, जहां सर बड़े पैमाने पर इस जहरीले कारोबार का खेल चल रहा था? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से अगर जहरीले कप सिरप के जो गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से ही अब तक देखने को मिली, अब सिलसिला ये आगे भी देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से एजेंसीज जो है इस पे जांच कर रही हैं, एसआईटी का गठन किया जा चुका है, एसआईटी भी लगातार जो है सभी को जो है रिमांड पर मांग कर उनसे पूछताछ कर रही, तो ये देखा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश, नेपाल और ये आसपास राजस्थान से जुड़ा मामला नहीं रह गया है। अब जिस प्रकार से अब बिहार, अहमदाबाद तक कड़ी जुड़ती जा रही है, तो ये पूरे देश का मामला जुड़ता जा रहा है। अब इसमें गिरफ्तार और भी ज्यादा हो सकती है कि जिस प्रकार से जो है सप्लाई की बात किया, जो हेडक्वार्टर के लिए आप कह रहे हैं, तो हेडक्वार्टर अगर अब तक गिरफ्तारी की बात की जाए तो सबसे शुरुआत जो है जौनपुर से अहम तौर से देखने को मिली है। अब ये कहाँ भंडारण जो पकड़े गए ज़्यादातर, तो वो भी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए, जहाँ से इन सिरपों को रखा गया था। तो कहा जाए जिस प्रकार से इस शुरुआती दौर से अब तक जो जांच चलती आ रही है, तो कड़ी पे कड़ी जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों से जरूर जुड़ रही है, लेकिन अब गिरफ्तारियां और साथ ही साथ नेक्स्ट जिस प्रकार से पैसे का जो फर्जी फर्में बनाई गई, जिसके आधार पर जो है ये पूरा रैकेट चल रहा था, ये एक रैकेट, बहुत ही बड़ा रैकेट खुलता जा रहा है, जिसपे अगर देखा जाए जिस प्रकार से आज समाजवादी पार्टी और इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का भी बयान था, उनका साफ तौर से कहना था अब बाबा का बुलडोजर कहाँ है, अब बाबा की क्या बुलडोजर की चाबी खो गई, जो उनके ड्राइवर थे क्या वो लोग ही जो है कप सिरप की सप्लाई कर रहे थे। उनके प्रवक्ता का भी यही कहना रहा, अखिलेश यादव भी यही लगातार कह रहे हैं, और जिस पर जो है लगातार विपक्षी दल सवाल भी उठा रहे हैं कि पूरा नेक्सस जो है उत्तर प्रदेश से पकड़ा जा रहा है, पूरी सरकार चुप है। आज भी हम बात करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास गए, तो उनका साफ तौर से कहना रहा कि इस मामले पे हम नहीं बोलेंगे, इस मामले में जो एजेंसी जांच कर रही हैं वो बोलेंगी। तो जिस प्रकार से चुप्पी साधी, आप भी पिछली बार देखा था कि एक उत्तर प्रदेश के मंत्री के द्वारा ये जरूर कहा गया था किसी भी माफिया को, किसी भी नेक्सस में इन्वॉल्व होगा उसको उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूरा मामला जिस प्रकार से खुलता जा रहा है, बड़े बड़े
लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े सफेद पोस्ट नेताओं के नाम आ रहे हैं सामने, अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, तो इसके बाद जो है सरकार बैकफुट पे जा रही है और इस पर अब बयान देने से पीछे हट रही कह सकते हैं। जिस प्रकार से कल धनंजय सिंह लखनऊ आकर के उनके द्वारा जो है कई बयान दिए गए, उनके द्वारा ये कहा गया कि कोई फोटो हमारे साथ खिंचवा रहा है, इससे मैं अपराधी नहीं हूँ, वो क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। तो इस प्रकार की उनकी तरफ से भी कल मीडिया के सामने जो है रूबरू होकर के उनके द्वारा इस प्रकार के बयान दिए गए। तो कह सकते हैं कि अब जो ये रैकेट है, अब ईडी का इसमें इन्वॉल्वेशन, एसआईटी का गठन और उसके साथ साथ एसटीएफ, तो जिस प्रकार से सारी एजेंसी इस मामले में पूरी तरीके से लग गई हैं, अब ये देखना है कि इसमें और कौन कौन से राज लिप्त पाए जाते हैं और कितनी और गिरफ्तारियां होंगी और कितने बड़े बड़े नाम सामने देखने को मिलेंगे। जी ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पे कही। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, हजारों करोड़ की कालाबाजारी सामने आ रही है, लेकिन इस कारोबार के कितने किरदार हैं, अब उसमें कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिसको ये कहा जा रहा है कि छुपाने की कोशिश की जा रही है, और उसको लेकर जब बीजेपी के किसी नेता से सवाल किया जा रहा है तो ये बात कही जा रही है कि हम इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मास्टरमाइंड जुड़े हुए हैं जो सिस्टम में हैं, सिस्टम में रह रहे हैं और सिस्टम में ही रहते हुए कालाबाजारी कर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं? अजहर साहब, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। मैं आपकी इस डिबेट में प्रेजेंट हूँ और पक्ष रखने के लिए प्रेजेंट हूँ। तो पहले तो ये आपका आरोप सिरे से खारिज कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रवक्ता इस विषय पे बोलना नहीं चाहता। देखिए होता क्या है, अभी प्रक्रिया जांच दायरे में है और जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी पूछताछ कर रही है। दोनों अपराधियों को रिमांड पे लिया, 55 घंटे की रिमांड मिली। मुकदमे टीवी चैनल की डिबेट से नहीं तय होते। मुकदमे में जांच जिस तरह से आगे बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों के नाम संपर्क प्रकट होते जाते, उस हिसाब से जांच उस धारा में बढ़ती जाती है। अभी जो प्रथम दृष्टया आरोपी जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनको रिमांड पे ले लिया 55 घंटे की, उनकी पूछताछ होगी। इस रिमांड में बहुत से नए खुलासे होंगे, उन खुलासों से जांच और आगे रफ्तार पकड़ेगी। जैसा हमको आपको आशंका है, कुछ और लेकिन बड़े हमने नाम ये भी इसमें देखा आएंगे। है, हमने ये भी देखा है विवेक श्रीवास्तव जी कि जांच की आंच बहुत बड़े चेहरों तक पहुंच नहीं पाती है, कभी कभी ये भी छिपा नहीं है किसी से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोई ये आप जांच बता दे जिसमें कोई बड़ा नाम इन्वॉल्व रहा हो और जांच वहां तक ना पहुंची। सबसे बड़ी घटना, बल्कि उस जो जिन नामों में FIR नहीं थे जो गए वो भी चले गए जेल। ऐसा नहीं है, ये आप निश्चिंत रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यहाँ तो बाबा जी की सरकार, योगी जी की, किसी भी प्रदेश की सरकार में जहाँ भाजपा का शासन है, अपराधी बख्शे नहीं जाते। कानून अपना काम करता है, कानून को पूरा फ्री हैंड दिया जाता है और यही कारण है कि हम जहाँ आते हैं वहां से दोबारा जाते नहीं। यही हमारी जनता हमको चॉइस करती। जनता जनार्दन इसी बात पे हमको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आशीर्वाद देती है कि हम साठगांठ नहीं रखते। उनको कहीं से कोई बैकफायर देने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है। जांच जारी है, एसआईटी अपना काम कर रही है। अभी देखिए इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है। आप स्वयं बता रहे हैं कि 30 या 32 जगह ईडी ने छापे डाले हैं। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, ये जांच को पर्दा डालने के लिए है या जांच तक नहीं? ये बात आपने कही, ये बड़ी बात है, लेकिन सवाल यही वहां पर आ जाता है, जब हजारों करोड़ की कालाबाजारी है तो छुटपुट चेहरे पकड़कर कार्रवाई कर देना ये भी नहीं है। बड़े चेहरे जब तक निकल के सामने ना आए, जो बात साफ तौर पे कही जा रही, मैं आऊंगा विवेक श्रीवास्तव जी, इस पर भी सवाल। बड़े बड़े चेहरों तक कौन ले जाएगा? हाँ। ये बोतल ले जाएगी या ये जो टेबलेट के रैपर रखे ले जाएंगे? जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे ग्राउंड लेवल पे, वही ना बड़े चेहरों के दर ले जाएंगे। उन्हीं से तो पूछताछ हो रही है इस समय। 55 घंटे के लिए वही तो रिमांड उठाए गए हैं, वही ना मुंह खोलेंगे, राज खोलेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। विवेक पांडे जी, जो बात विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भाई आप सवाल पूछ रहे हैं, हमने देखा कि अखिलेश यादव ने भी जो है वो निशाना साधा
इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर एक प्रवक्ता ने कहा कि भाई अब बुलडोजर की क्या चाबी खो गई है। अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने तो फ्री हैंड दे दिया, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, 30 FIR हो गई है, गिरफ्तारी हो रही है, ईडी लगी है, SIT लगी है। फिर आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए आरिश भाई, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो मेरा प्रणाम और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा। देखिए जायज बात है, विवेक श्रीवास्तव भैया जो कह रहे हैं, चूंकि वो सरकार के प्रतिनिधि हैं तो उनका काम है, वो अपने धर्म का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने नहीं करी। भाई जांच तो हो रही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जांच हुई, लेकिन केंद्र के चाबुक चलने के बाद हुई शुरू, बिल्कुल जायज बात है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। और ईडी की बात जहां तक आई, जो अभी विवेक श्रीवास्तव भैया ने कहा कि ईडी हमने, मतलब राज्य सरकार ने नहीं, ये केंद्र सरकार के दखल के बाद ईडी एक्टिव हुई है, और जो भी मुख्य कार्रवाइयां दिख रही हैं, मुझे लगता है कि जब केंद्र एक्टिव हुआ है इस मामले, जब वास्तव में एक नेक्सस होने की बात सामने आई है कि इसके नेक्सस अंतरराष्ट्रीय स्तर तक है, तो डेफिनेटली केंद्र एक्टिव हुआ है। और मैं इस बात को बिल्कुल कोई नकारने की बात नहीं कर रहा, इस बात को मैं सहज स्वीकार करूंगा कि केंद्र अगर एक्टिव नहीं होता तो राज्य सरकार की शिथिलता ही थी, जो बड़े बड़े गोदामों में इतने हजारों की मात्रा में कफ सिरप पड़े हुए थे। देखिए इसमें 2-3 बात समझने वाली है। आप देखिए, फर्जी दस्तावेज के नाम पे लाइसेंस लेना, फर्जी दस्तावेजों के आधार पे बाकायदा GST लाइसेंस लेना, फर्जी दस्तावेजों के आधार पे व्यापार का संचालन करना, फर्जी दस्तावेजों के और पैन कार्ड के आधार पे जिस तरह से उन्होंने पूरा फर्म को तैयार करके इस कार्य को अंजाम देना शुरू किया, ये सवाल जायज बात है कि सरकार की संस्थाओं पे आएगा कि इतने फर्जी दस्तावेज बनते रहे और राज्य सरकार की जो एजेंसियां थी, जैसे अब SIR हो रही है, इसमें भी फर्जी दस्तावेज ढूंढे जा रहे हैं, और ये फर्जी दस्तावेजों के दम पे बाकायदा ये व्यापार संचालित हो रहा था, लेकिन इन फर्जी दस्तावेजों को नहीं ढूंढने का प्रयास किया गया। तो ये जिम्मेदारी उन संस्थाओं की बनती है जो इसको रोकने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सरकार के नीचे उनका दायित्व, तो सरकारी संस्थाएं बनाई इसीलिए जाती हैं कि संस्थाओं के माध्यम से ऐसे अनैतिक कार्यों को रोका जा सके। अब इसमें 2-3 बातें मैं जरूर स्पष्ट करूंगा। ये आज पहली बार नहीं है, बीजेपी नेता जो इस तरीके से आज आरोपित हो रहे हैं, आलोचित हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया की बात है, चलिए ठीक है, जनता है, अपना आक्रोश निकालती है, लेकिन बीजेपी का कहीं ना कहीं साठ गांठ का जो रिश्ता सामने आ रहा है, ये 15 साल पहले भी ये मामला हो चुका है। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे बैठे हुए हैं, उनको इस प्रकरण के, पंकज भैया को पता होगा, जीवेश मिश्रा का एक प्रकरण आया था, बिहार के मंत्री थे, उनको भी दोषी करार दिया गया 15 साल पुराने मामले में, फर्जी दवाइयों को बेचने को, सिप्रोलिसिन 500 में मिलावट को लेकर के, सिप्रोलिन 500, जो कि मुझे लगता है कि इस मामले की पूरी जानकारी अल्टो हेल्थ केयर लिमिटेड की दवाई थी, इसमें उनको अभी माना गया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिंडिकेट आज पहली बार, और चूंकि आज जो दिखाई दे रहा है, इस तरह की जो दवाइयां हैं, प्रतिबंधित दवाइयां हैं, बॉट इंडिया लिमिटेड, फाइजर लिमिटेड, मैनकाइंड, ग्लेनमार्क लिमिटेड, बहुत सारी दवाइयां हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जा सकती। सवाल ये नहीं है, देखिए हमारा सवाल कहाँ है, विपक्ष के नाते मैं एक बात जरूर कहूंगा, 128 से अधिक FIR और स्टेट की कार्रवाई को देखते हुए केंद्र को इंटरवीन करना पड़ा। 32 लोग केवल गिरफ्तार होते हैं, 128 FIR में कितने लोग नामजद हैं, इसको सार्वजनिक करना चाहिए, उनके भी पोस्टर लगने चाहिए जैसे पहले लगते थे NRC CA में। SIT बनी, FSDA के अधिकारियों की इसमें जिम्मेदारी तय होनी पहले जरूरी है कि कैसे अवैध दवाइयों का धंधा पोषित होता रहा, और FSDA के अधिकारी शांत बैठे थे। ईडी ने आज 25 से अधिक ठिकानों पर रेड किया है केंद्र सरकार के निर्देश के बाद। 37 लाख से अधिक बोतलें उत्तर प्रदेश के गोदामों में पकड़ी गई, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के संस्थाओं की विफलता दिखाती है। विवेक पांडे जी, मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक ले लूं मैं, क्योंकि अहम बात आपने कही साफ तौर पे, क्योंकि फर्जी दस्तावेज बनाकर जिस तरह से ये बड़े पैमाने पर काला कारोबार हुआ, तो क्या मौजूदा वक्त में हम सरकार की बात या सिस्टम की बात करें, क्या वो फर्जी दस्तावेजों पर कंट्रोल नहीं लगा पा रहा, और जिन लोगों पर FIR हो रही, जांच हो रही, उनके नाम भी सामने क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, जहरीला कफ सिरप मामला अब ये कोई राज्य का मुद्दा नहीं रह गया है, ये पूरे देश का मुद्दा हो चुका है, क्योंकि 25 ठिकानों पर देश भर में रेड हुई है।
ईडी, एसआईटी टीमें जो है वो साफ तौर पे जांच पर लगी हुई हैं, बड़े पैमाने पर एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन इस सिंडिकेट के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, मुल्क से लेकर बाहर तक कहां कहां फैले हुए हैं, ये फिलहाल अभी पता लगाना शायद बहुत मुश्किल है। जांच में हो सकता सामने आए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी जुड़े हुए हैं। पंकज रस्तोगी जी, आप किस तरह से देखते हैं, एक तरफ ये जहरीले कारोबार को लेकर जिस तरह के ये सिंडिकेट सामने आया और सिंडिकेट के पीछे जो एसआईटी और ईडी जांच कर रही है, क्या आपको लगता है कि वो जांच ठीक हो रही है? और क्या आपको लगता है कि इसमें जिस तरीके से बड़े नामों की बात सामने आ रही है, क्या उन तक ये जांच की आंच पहुंच पाएगी, आपको लगता है पंकज? हाँ, देखिए जिस तरह से ये 1000 करोड़ से अधिक का कोडिंग युक्त कफ सिरप का मामला सामने आया है और इसमें जिस तरह से इसकी जांच जिस तरह से ईडी के हाथों में चली गई और एक एसआईटी का भी गठन किया गया है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने इसके लिए एक एसआईटी गठित किया है जिसमें एलआर कुमार आईजी के नेतृत्व में और एक सुशील कुमार धुले एसएसपी जो है वो उसके मेंबर है और बाकायदा एफएसडीए की तरफ से अखिल जैन उस एसआईटी के मेंबर है। तो वो जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, 30 एफआईआर हुई है, 32 लोगों की करीब जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, 30 एफआईआर है, 32 लोग करीब गिरफ्तार है, बहुत 32 जगह छापे पड़े हैं चूंकि। और देखिए जिस तरह से शुभम जायसवाल इसके लिए फरार हो गया है, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार देखिए कहीं ना कहीं से अगर कहा जाए तो ये इसके लिए जिम्मेदार जो ड्रग कंट्रोलर है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी मुख्य जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्हीं लोगों के कारण इस तरह की चीजें हुई है। आज 1000 करोड़ से अधिक का ये अवैध कारोबार का जो मामला सामने आया है जिसमें कई मौतें भी हुई और जिस तरह से उसमें कई सफेदपोश लोग शामिल होने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने अभी 2 दिन पहले ही ये बात कहा था कि सफेदपोशों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, उनको भी गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। तो निश्चित रूप से देखिए इसमें अभी ईडी की एंट्री हो चुकी है। लेकिन पंकज जी, अगर शुभम जायसवाल फरार ना होता देश छोड़ के और अगर ये लगता टीमों के, तो इससे बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ा खुलासा इस सिंडिकेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल पाती, आप ये मानते? देखिए एक बात ये तय समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस का राज है अपराधियों के प्रति, अपराध के प्रति। तो निश्चित रूप से मान चलिए इस जांच में कोई भी उसकी कितनी पहुंच हो वो पकड़ा जाएगा। अभी आपने का प्रकरण देखा कुछ दिनों पहले, जिस तरह से गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा जो वहां पर आपके गोवा में वो चलाते थे, बार चलाते थे, 25 लोगों की मौत हो गई, वो भाग के थाईलैंड चले गए थे। बाकायदा आज देखिए वो थाईलैंड से पकड़ के इंडिया वापस आ रहे हैं, उनका डिपोर्टेशन हो रहा है। तो इसलिए शुभम जायसवाल भी हिंदुस्तान के किसी कोने में होंगे, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा और वो कहीं भी होंगे तो पकड़े जाएंगे, इससे बड़े तार सामने आएंगे। और जिस तरह से अभी देखिए एसआईटी ने आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को जेल से 55 दिन की रिमांड पे लिया है, तो ये निश्चित मान के चलिए रिमांड अगर गई है तो रिमांड पे बहुत बड़े खुलासे होंगे और इसमें बहुत ज्यादा चीजें सामने आएंगी। और फेंसाडिल सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फेंसाडिल सिर्फ लोग विकल्प के रूप में, नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब दारू नहीं पीते हैं, वो फेंसाडिल सिर्फ पी के अपने नशे की भूख को निपटाते हैं। इस तरह की चीजें हो रही है और जिस तरह से ये अवैध कारोबार, क्योंकि लखनऊ एक बहुत बड़ी मंडी है दवा की और पूर्वांचल की मंडी वाराणसी है, तो इसलिए देखिए इसमें जौनपुर हो गया और आसपास के और जो बिहार के राज्य प्रांत जिले हैं, इस तरह की चीजें सामने परिलक्षित हो रही है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए ये बहुत बड़ा एक तरह से घोटाला कह लीजिए और अवैध कारोबार कह लीजिए कि जिस तरह से जन भावना के विपरीत ये काम किया गया है, तो इसमें निश्चित रूप से इसके तार जो है बहुत सफेद। फिलहाल मैं पंकज जी आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच एक राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर इस वक्त और रुक करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, जहरीले सिरप के काले कारोबार की। और हमारे साथ नाहिद अकील जी भी जुड़ी हुई। नाहिद अकील जी, आप इस मामले को किस तरह से देखती हैं और जो कार्रवाई हो रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पे मैं संतुष्ट हूँ कि एक्शन लिया गया। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी कि हम छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं और कार्रवाई हो रही है। दूसरे प्रवक्ता ने कहा कि ये जो ड्रग्स कंपनियां चला रहे थे
उनकी जिम्मेदारी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ ड्रग्स का मामला ही नहीं है, ये हमारे युवाओं का मामला है जो नशाखोरी के लिए इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा, उनके भविष्य का मामला है। जो इतने सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, या कितने स्कूल कॉलेजेस में इसको एक, जब इतना बड़ा रैकेट चल रहा है तो कहां कहां सप्लाई किया गया है, कहां कहां अभी ये दवाएं रखी है, इसकी खोजबीन कैसे होगी, इसके नशे के लत में कितने लोग आ चुके हैं। क्योंकि ये एक ऐसा नशा है जो आसानी, बिना झिझक के और बहुत सस्ता मिलने वाला नशा है। ये इसमें अगर आप देखिए तो आज लखनऊ ड्रग्स की सप्लाई का मेन अड्डा बन चुका है। सुमित कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, गोमती नगर की मैं अगर नाहिद अकील जी जुलाई की बात करूं तो हमने देखा कि अमीनाबाद में कार्रवाई के तहत 20 लाख से ज्यादा टैबलेट और 5,700 कोडेन युक्त कफ सिरप जब्त किए गए थे, जिसमें अल्प्राज़ोलोपाम, ट्रेमाडोल और क्लोनाज़ेपाम से भारी मात्रा में मिले थे लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर। उसके अलावा मिलावटी दवाओं का आगरा में इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। तो ये कहना तो ठीक है कि हाँ हम कार्रवाई करते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हो कैसे रहा है। सरकार आपकी है, आपकी छत्रछाया में अगर ये करोड़ों का लेन देन का मामला है, इसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो ये जो ड्रग सिपाही पकड़ा गया है इतनी बड़ी कोठी बना करके, या जिसका लाइसेंस यूज हो रहा था, तो सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बिना संरक्षण के ये इतना बड़ा काला कारोबार चल कैसे रहा था। वो ड्रग इंस्पेक्टर कैसे था, ड्रग इंस्पेक्टर जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र को निरीक्षण करना, देखना, तो उसकी नाक के नीचे कैसे ये होता रहा। उस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि इसकी चपेट में, इस स्लो पॉइजन की चपेट में कितने युवा गिरफ्त हो चुके हैं। उन युवाओं के लिए क्या होगा, आप क्या उनके लिए करने जा रहे हैं। और ऐसे तमाम कारोबार चल रहे हैं, ऑप्शन लोग ढूंढते हैं, क्योंकि अगर खुले आम आप कहीं ड्रग सप्लाई कर रहे हैं तो भाई बहुत डर रहता, छापेमारी, तमाम हुक्का बार ये सब चल रहे हैं जो बेसमेंट में जा करके। आज आप दवाओं के नाम पर सिरप बेच रहे हैं, कोई ट्रेन पे लिए बैठा, कोई बस में बैठा, कोई क्लास के बैग में लेके बच्चा बैठा हुआ है, उसकी जांच कैसे पकड़ में आप ले सकते हैं जो इतने सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसका कोई आंकड़ा है कि इस ड्रग्स की सप्लाई से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसका कितना गहरा असर हो रहा है। देखने में तो यह है, लेकिन अगर डेली आप लेंगे उसको तो वो एक नशा बन रहा है और जो उसके लंग्स को खराब कर रहा है, उसको बीमार कर रहा है। ठीक है, तो मैं नाहिद अकील जी आपके पास आऊंगा। गिरीश एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है, गिरीश जी अपनी बात को रखें। हाँ गिरीश जी बोले, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, बोलिए। ड्रग का धंधा ये लाखों लाख करोड़ का देश में है। अब ये धंधा जो है बराबर बड़े बड़े नेता हर पार्टी के शामिल है, बड़े बड़े ऑफिसर इसमें शामिल है, पूरा सिंडिकेट सचिवालयों तक बना हुआ है और देश को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। सारा आतंकवाद इससे जुड़ा हुआ है। आज बंगाल की तरफ से आतंकवाद घटना बढ़ेंगी इस देश के अंदर, और इधर कश्मीर में शक्ति की उदाहरण पड़ रहा है, राजस्थान से पड़ा हुआ है। चारों तरफ देश अगर अशांत है तो केवल ये ड्रग के कारोबार के कारण है, और इसमें बड़े बड़े लोगों का, नेताओं का, सबका हाथ है, इसलिए देश तबाही की ओर जा रहा है। आज देश में कोई सच्चा देशभक्त नहीं है जो इन सब चीजों से देश को निजात दिलावे। देश को बर्बादी के कगार पर झोंक दिया इन्होंने। ठीक, गिरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, नाहिद अकील जी की बात पर क्या कहेंगे? और एक सवाल और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा और पंकज जी ने भी उस पर, ये जो फर्जी दस्तावेज हैं, इसके आधार पर जिस तरीके से कंपनी खड़ी करी जाती हैं, काला कारोबार किया जाता है, उस पर आप लगाम लगाने में क्या मान लिया जाए फेल हो गए कि इतने बड़े पैमाने पर चीजें पकड़ी जाती हैं, बरामद होती हैं राजधानी लखनऊ के अंदर? बाकी शहरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए अजहर साहब, फर्जी दस्तावेज का तो हाल ये है कि लोग बंगाल से, लखनऊ से अन्य जिलों तक में पहुंच जा रहे हैं, सुदूर गांवों तक पहुंच जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेज का हाल ये। पंकज जी बैठे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई प्रकरण में हम लोगों ने शिकायत की कि किस तरह से फर्जी कार्ड, पहचान पत्र बनाए जा रहे, उस पर छापा डलवाया गया, कल धरपकड़ हुई। अभी जो
विषय उठाया नायडा जी ने, ड्रग विभाग, ये सत्य बात है कि जो खाद्य सुरक्षा और ये औषध नियंत्रण विभाग है, इसके पेच कसे गए हैं और इस पे हम लोगों ने बहुत दिनों से पत्राचार किया। जो जिन कंपनियों की बात हो रही है, जिन कार्डों की बात हो रही, दस्तावेजों की, वो दस्तावेज कोई एक दिन में नहीं बने, ना वो कंपनियां कोई एक दिन में खड़ी हुई है, उस पर कार्रवाई जरूर हो रही है। और एसटीएफ ने शुरुआत की, अन्य भारत सरकार की एजेंसियां इन्वॉल्व हुई, आज स्टेट की और सेंट्रल की सारी एजेंसियां मिल करके काम कर रही हैं और इनकी धरपकड़ लगातार जारी है। ये सत्य बात है कि जिस विभाग के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने अपना काम उतनी तत्परता से नहीं किया जितनी तत्परता से उन्हें करना चाहिए। कई अवसरों पे मैं भी इस विभाग को लताड़ लगा चुका हूं। आपको याद होगा किसी तरह की चर्चा में आप पहले भी थे और मैंने उस दिन भी इस विभाग को लताड़ा था। खैर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस विषय का संज्ञान लिया, बहुत तेज तर्रार अधिकारियों को विभाग में भेजा गया प्रमुख सचिव बनाकर के। उसके बाद इस विभाग की तेवर बदले हैं और अब कार्रवाई हो रही है। बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, बड़े बड़े मॉलों में भी छापेमारी हुई है। और भी विषय आए हैं जो एक्सपायरी डेट के विषय थे, सब पे काम चल रहा। ऐसा नहीं है, चीजें सुधर रही हैं और सरकार काम कर रही है। जहां तक सरकार की मंशा बड़ी साफ है। हम किसी को बरतने वाले नहीं, ना कोई इस तरह की उम्मीद करे सरकार में कि किसी को कोई से। जांच चल रही, मैं इसलिए कुछ नहीं कहने की स्थिति में ज्यादा हूं इस समय कि अभी मामला जांच में रिमांड पे लिए गए। इसके पहले हम आप टेलीविजन चैनल पे किसी को फ्रेम में फिक्स कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जिन जिन के लोगों के नाम आ रहे हैं, उधर जांच जाने दीजिए। इसमें हम आप कोई रास्ता ना बताएं। क्या इतने बड़े सिंडिकेट के लिए आपको नहीं लगता है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्योंकि एसआईटी के तो अधिकार सीमित होते हैं कई जगहों पर। इसमें ईडी लग तो गई है, ईडी का लग जाना, ईडी सब खंगाल लाएगी। भारत सरकार की संस्था ईडी के लगने का मतलब यह है कि इन लोगों के तार अन्य पक्षों में है और इसमें बड़ी रकम इन्वॉल्व है, तभी ईडी लगती है। तो ईडी का इसमें 32 जगह छापा डालना ये बता रहा है कि भारत सरकार भी इस प्रकरण को लेकर के बहुत सीरियस है। हर प्रदेश में इस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक, मैं आता हूँ। विवेक पांडे जी जवाब दें इस पर। विवेक पांडे जी। जायज बात है, कार्रवाइयां हो रही हैं, बिल्कुल जायज बात है, कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन बात तो सही है कि देखिए फिर एक बार एजेंसियों की विफलता हमारे सामने है। भाई कोडिन भैया के तो दुबई लेने की बात सामने आ रही है, ये बात तो सामने आ ही रही है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे तो लगातार ये कर रहे हैं कि वो शायद एक आकलन बताया जा रहा है कि वो शायद दुबई निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी कि इतने गंभीर प्रकरण और इतनी एफआईआर के बाद सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जिसको बताया जा रहा है इस पूरे प्रकरण का, वो दुबई अगर निकल गया तो ये भी हमारा फेलियर है कहीं ना कहीं। देखिए इस पूरे प्रकरण में लेकिन एक बात जरूर आ रही है जिससे सरकार घिर रही है। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से इस बात को रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि कम से कम विवेक श्रीवास्तव और भैया जैसे जिम्मेदार जमीनी नेता जो कि भाजपा के पुराने नेता हैं, ये लोग इस बात को भी कम से कम तर्कसंगत रूप से अपने संगठन के सामने रखें कि इसमें अगर कानून व्यवस्था की बात है, निष्पक्षता से कार्यप्रणाली से जांच हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रकरण में कोई ऐसा कदम जिससे कि सरकार को खुद जोड़ दिया जाए, तो आप स्वयं को कटघरे में खड़ा करने का काम ना करें। जैसे अमिताभ ठाकुर का एक प्रकरण हुआ, मैं उस प्रकरण को इसलिए सामने रखना चाह रहा हूं क्योंकि ये प्रकरण जो है, इस प्रकरण की टाइमिंग, इस बात से पंकज भैया भी सहमत होंगे, जो टाइमिंग थी इस प्रकरण की और जिस तरह से कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई को कहीं ना कहीं इस प्रकरण से इस तरह जोड़ के देखा जा रहा है कि वो लगातार सरकार को घेर रहे थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर सबसे ज्यादा प्रखर मुखर थे और इस पूरे प्रकरण के कारण कहीं ना कहीं एक हतोत्साह का वातावरण बन रहा था सरकार के लिए। निष्ठुर भाव से ये कार्रवाई की गई, अन्यथा देवरिया पुलिस जाकर के, मेरी बात अजय भैया बोल लीजिएगा, देवरिया पुलिस जाकर के शाहजहांपुर से अरेस्ट करती है,
लखनऊ में एफआईआर होती है ताल कटोरा में, बगल में उनका घर था, लेकिन कोई मुझे लगता है अगर अरेस्ट ही करना था तो लखनऊ पुलिस भी जा सकती थी अरेस्ट करने के लिए, लेकिन केवल एक चरित्र हनन करना, एक मान मर्यादा का मर्दन करना, कोई बात नहीं। ये कार्रवाई थी, विधिक कार्रवाई थी, एफआईआर हुई, अगर वो दोषी हैं तो बिल्कुल उस पर जांच होगी, कार्रवाई करनी चाहिए आपको। टाइमिंग मैटर करती है। क्यों? एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के 72 प्लॉट का मामला आपको याद होगा। 72 प्लॉट उन्होंने आवंटित करा लिए थे, जिस संस्था के नाम उसके मैनेजर भी वही थे। सरकार ने कार्रवाई नहीं की, कोई इस तरह की ना एफआईआर लॉन्च हुई, ना कोई वो दोषारोपण हुआ, केवल आवंटन निरस्त करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या कहना चाहते हैं सरल शब्दों में, आप क्या कहना चाहते हैं? सरल शब्दों में बता रहा हूँ, अयोध्या भूमि प्रकरण में विधायक, इनके महापौर, सबका नाम आया, किसी के ऊपर कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई नहीं। और मेरठ का प्रकरण तो आपने भी कवर किया था, सोमेंद्र तोमर के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने जमीन घेर, मतलब आपका ये कहना है कि जांच होगी, नाम बड़े होंगे, वो सामने नहीं आएंगे, ये कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि जो सरकार से सवाल पूछे उसके ऊपर अगर टाइमिंग, मैंने कहा ना टाइमिंग मैटर करती है, अगर उसके ऊपर आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो पहले आपको अपने अंदर देखना चाहिए कि आपके ही कम से कम 50 नेता ऐसे निकल जाएंगे जिनके ऊपर स्थानीय लोग जमीन कब्जाने, घर कब्जाने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो निष्पक्षता पे सवाल तो उठेंगे ना, निष्पक्षता पे तो सवाल उठेंगे ना। लेकिन वो सब जगह मैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी अपनी बात को रखे, फिर मैं पंकज जी आप, वही तो चाह रहा हूं, विवेक भी इस बात पे जवाब रखे जल्दी से, कम शब्दों में विवेक जी अपनी बात। विवेक पांडे जी पता नहीं किसको कुलीन भैया कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो बोल रहे हैं। थोड़ा सा मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ। भाई शुभम जायसवाल जी शायद भाग गए हैं, मास्टरमाइंड उन्हीं को बताया जा रहा है। शुभम जायसवाल देश छोड़ फरार हो गया है, वही तो मैं जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो फरार हो गया है, टीमें उसे पकड़ नहीं पाई, ये मेरे कहने का तो आप संवेदना रखिए भाई। आरिस भाई भागे तो दूसरा बंधु भी थे, गिरफ्तारी हो चुकी है, देर सवेर दिल्ली पहुंच जाएंगे। कितने साल बाद हुई है जरा ये भी बताइए। अच्छा, लोथरा बंधु, ये गोवा वाला कांड। अब रही बात देखिए अपराधियों के भागने की, तो देखिए जो अपराध करता है भागना उसका स्वभाव होता है, कानून के शिकंजे से हर कोई भागता है। बहुत दिन तक गायत्री प्रजापति भागे थे, लेकिन पकड़े गए, सजा हो गई। मैं इसको नहीं कहता, वो तो पकड़े ही गए थे, भागे कहाँ थे भाई? बहुत भागे थे, मैं उस पर नहीं आना चाहता। लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ड्रग विभाग की जो खामियां उन्होंने एक्सेप्ट करी। मुझे जवाब देने दीजिए, आप बार बार टोक करके विषय पर आने नहीं देना चाहते। थोड़ा सा शांति बना ले भाई, सुन तो ले बात। हाँ विवेक श्रीवास्तव जी बोले। देखिए अभी इन्होंने एमएसएमई मिनिस्टर की बात की, ये थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप के दौरान ये भूल जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोला। जिस समय उन्होंने इतने प्लाट अलाट कराए थे वो समाजवादी पार्टी के ही सांसद थे, उसी हैसियत से कराए थे। ठीक, मान लिया। आप ही सरकार कराए थे, खत्म हमने किया, तो कम से कम आरोप प्रत्यारोप में हिट विकेट मत होया करिए। अरे मंत्री आपने बनाया हमको एमएसएमई का, तब ये प्रकरण उजागर हुआ तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? हम ही ने तो कार्रवाई की, प्लाट तो हम ही ने छीना, आपने थोड़ी छीना। अरे यही तो पूछ रहा हूँ, क्या कार्रवाई की? भाई सारे प्लाट रद्द कर दिए, और क्या कर दे? एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। किस धारा में मुकदमा होगा बता दें आप। एफआईआर नहीं, 67, 68, 71 तब नहीं लगेगा। 67, 68, 71 जिन बन रहे हैं वो फौजरी नहीं मानेंगे। आप बताएं, जब उनका प्लाट निरस्त कर दिए, आप उनको किस धारा में आरोपित करें? तो ऐसे तो हर सिविल मैटर की डीड कैंसिल कर दी जाए, एफआईआर करने की आवश्यकता क्या है? पंकज भी आप ही स्पष्ट करिए इस प्रकरण को। फिर मैं आपने अलर्ट किया, आपकी सरकारें भी तो आए थे, वहां पे तो सांसद थे जिस समय उन्होंने प्लाट अलाट कराए थे, आप ही के सांसद थे। उजागर हुआ जब वो एमएसएमई विवेक पांडे जी, ये विषय, मैं अभी प्लॉट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी उस जहरीले कफ सिरप की बात कर रहा हूं जिसका असर हमारी नस्लों पर पड़ेगा, जिसका असर हमारी पीढ़ियों पर पड़ेगा। मेरा विषय ये, और मेरा कहना सीधा सीधा सवाल यही है कि जांचें होती हैं लेकिन आज उन तक नहीं पहुंच पाती है जिन तक पहुंचना चाहिए, ये सवाल है मेरा। विवेक श्रीवास्तव, मैं इस पर फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, इस पर फाइनल कमेंट चाहूंगा। अजहर साहब, मैंने यही बात कही कि हमारे शासन में कोई एक ऐसा मुकदमा बताइए जिसमें सोमेंद्र तोमर का एग्जांपल मैंने दिया, स्थानीय लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, कार्रवाई बताइए जिसमें जांच पर। अरे भाई रुक जाइए, एक मिनट विवेक पांडे जी बात आ जाए, विवेक श्रीवास्तव जी का फाइनल कमेंट आ जाए, फिर मैं आ गया। आप चौकी का झगड़ा नेशनल चैनल उठा रहे हैं। हाँ, सही। अब चौकी का झगड़ा, वाह, गंभीर विषय है, गंभीर विषय है, गंभीर विषय।
पूरे देश के लोग इसमें इन्वॉल्व रखिए। अब मोहल्ले झगड़ा मत निपटाइए चैनल पे। हाँ सही। विवेक श्रीवास्तव जी बोले पूरे अभी तक के हमारे पार्टी के शासन काल में कोई एक प्रकरण आप बताएं जिसमें मीडिया ये कह सकता हो यहाँ जांच भटकी या यहाँ जांच परिणाम तक नहीं पहुंची, चाहे कोई बड़ा से बड़ा नाम जांच अपने पूर्णता को प्राप्त होगी। देखिए अभी चूंकि जांच जारी है, हम किसी को फ्रेम में सेट करना नहीं चाहते। कोई कहीं भागे, कोई चला जाए, स्थिति में भारत सरकार के ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आगे मैं थोड़ा वक्त पंकज जी वो कह रहे हैं कि मैं फ्रेम में सेट नहीं करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन आपको लग रहा है ये फ्रेम में सेट हो पाएंगे जिस बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हुई है? कम शब्दों में जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए आजाद जी, एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधों के प्रति रहती है, उसी के तहत उन्होंने देखिए उत्तर प्रदेश में FSDA का डायरेक्टर रोशन जैकब को बना, और रोशन जैकब के बनने के बाद से तमाम इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तमाम इस तरह के जितने भी नकली पदार्थ, नकली मावा, नकली चीजें, तमाम ये दिवाली से लेकर आज तक आप देख तो बहुत लोग पकड़े गए, बहुत सी चीजें। और रहा सवाल कप सिरप, जो कोडिन से कप सिरप है, इससे जो युवाओं को नशे के व्यापार, नशे के गिरफ्त में लेने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके तार कितने भी लंबे हैं वो सब गिरफ्तार होंगे। और शुभम जायसवाल बहुत जल्द, चलिए फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है गिरफ्तारियां में कौन कौन बड़े चेहरे मास्टरमाइंड सामने आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत अकील जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोडेन में इस जहरीले सिरप में कितने किरदार हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हजारों करोड़ की है, लेकिन सवाल वही है कि आज जांच की आंच उन मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी जिस लोगों ने बच्चों का, जवानों का, पीढ़ियों का जो नस्ल है वो बर्बाद कर रहे हैं। क्या वो सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगे? क्या वो सफेदपोश हों, या वो अधिकारी हों, या वो कहीं से जुड़े हों? सवाल पड़ा है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।